वो भागता हुआ बरामदे से बाहर निकला। सामने ही वो कार खड़ी थी जिस पर संग ही आया था। वो जल्दी से कार में बैठा, चाबी इग्निशन में मौजूद थी। कार स्टार्ट करके उसने बैक की और फिर गेट की तरफ रुख कर दिया। उसी लम्हे गेट के करीब से एक राइफल बरदार बाहर निकला। कार को तेजी से गेट की तरफ आते देखकर उसने राइफल तान ली, मगर ब्लैक जीरो ने रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। बेआवाज रिवॉल्वर की गोली चौकीदार के सीने में लगी और वो चीखता हुआ गिर गया। गेट के करीब ब्लैक जीरो ने कार रोकी और तेजी से उतरकर गेट खोल दिया। फिर वो दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार गेट से निकालकर सड़क पर ले आया। दूसरे ही लम्हे उसका पांव एक्सीलेटर दबाता चला गया। अभी कार कॉलोनी से बाहर नहीं निकली थी कि एक गाड़ी उसकी तरफ आती दिखाई दी। ब्लैक जीरो उसे क्रॉस करता हुआ मेन रोड पर पहुंच गया। चंद मिनट बाद उसने अकबी आईने में किसी गाड़ी की हेडलाइट्स देखी जो बदतरीज करीब आती जा रही थीं। उसके ज़हन में खतरे का लफ्ज गूंजने लगा। उसने रफ्तार में इजाफा कर दिया, मगर चंद लम्हों बाद फिर उसने पिछली गाड़ी को करीब आते महसूस किया। शायद उसका ताकुब किया जा रहा था। उसकी तस्दीक के लिए वो मुख्तलिफ सड़कों पर घूमने लगा, मगर हर बार उसने एक गाड़ी अपने ताकुब में महसूस की। कैप्सूल वाला बैग उसके करीब पड़ा था और वो किसी हालत में भी ये बैग खोना नहीं चाहता था। वो अपना ताकुब करने वालों को डांट देने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर गुजरी और फिर यूं ही उसने ये कार एक दूसरी सड़क पर मोड़ी। उसे यकदम ब्रेक लगाना पड़े, वरना आगे खड़ी कार से टकराकर सब कुछ फना हो जाता। वो कार कुछ इस अंदाज से खड़ी थी कि रास्ता मसदूद होकर रह गया था। ब्लैक जीरो ने एक ही लम्हे में फैसला कर लिया कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरे ही लम्हे उसने बैग उठाया और दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। उसके पैर गिरते ही फिजा में दो फायरों की आवाज गूंजी और गोलियां ब्लैक जीरो के सर के ऊपर से गुजर गईं। ये फायर रास्ता रोकने वाली कार के दूसरी जानिब से किए गए थे। फायरों की आवाज के साथ ही उसने कार के अकब से दो आदमी निकलकर अपनी तरफ बढ़ते देखे। उसने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया और एक आदमी का निशाना लेकर फायर कर दिया। बेआवाज गोली ने अपने निशाने को छू लिया और वो आदमी चीख कर सड़क पर आ रहा। दूसरे ने दौड़कर ब्लैक जीरो वाली गाड़ी की पनाह ले ली और ब्लैक जीरो तो फायर करते ही सामने नजर आने वाली गली की तरफ दौड़ लगा चुका था, क्योंकि उसने दाएं तरफ रोशनी होते देखी थी जो यकीनन किसी गाड़ी की हेडलाइट्स की ही हो सकती थी। उसे भागते देखकर कार के पीछे पीछे छुपे हुए शख्स ने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। साथ ही उसने भागते हुए ब्लैक जीरो का निशाना लेकर फायर झोंक दिया। एक धमाका हुआ और गोली ब्लैक जीरो के कान के करीब से गुजर गई। उसी लम्हे सड़क पर एक कार आ रुकी। उसमें से चार आदमी बाहर निकले और इधर उधर देखने के बाद उसकी गली की तरफ दौड़े जिधर से इन दोनों के दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। ब्लैक जीरो ने भी दौड़ने वालों की तादाद में इजाफा महसूस कर दिया था। वो ज्यादा तेजी से दौड़ने लगा। ये इलाका काफी गुंजान मालूम होता था। शायद इस शहर का कदीम इलाका था। छोटी छोटी गलियों का जाल बिछा हुआ था, एक गली से दूसरी गली और दूसरी से तीसरी। वो काफी देर तक यूं ही दौड़ते रहे। उनके सांस फूले हुए थे और वो बुरी तरह हाँप रहे थे। अचानक उनमें से एक ने ब्लैक जीरो पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां ब्लैक जीरो के दाएं बाएं गुजरने लगीं, मगर उसने अपनी रफ्तार में कमी न आने दी। उसने सोच लिया था कि जो गोली उसके मुकद्दर में होगी वही उसे लगेगी। 5-6 फायरों के बाद फायरिंग बंद हो गई। शायद उन्होंने महसूस कर लिया था कि इस तरह काम नहीं बनेगा। सुनो, तुम दोनों घूमकर ऊपर से आओ, वरना ये इस तरह से हाथ नहीं आएगा, उनमें से एक ने बाकी चारों से कहा। उसके हुक्म पर दो आदमी फौरन एक दूसरी गली में मुड़ गया। ब्लैक जीरो उनकी साजिश से बेखबर दौड़े जा रहा था। साथ ही साथ उसका दिमाग तेजी से सोचने में मसरूफ था। इस तरह तो वो सुबह तक उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता था। सामने ही गली में एक अंधेरा कोना नजर आ रहा था जिसमें एक खिड़की की कारंस बनी हुई थी। ब्लैक जीरो ने मुड़कर अपने पीछे आने वालों को देखा। वो उससे कम से कम 30 गज दूर थे। वो तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ा और फिर उछलकर सीमेंट से बनी कारंस पर चढ़ गया। फिर वो कारंस के साथ चिपका तुम साधे उनके करीब आने का इंतजार करने लगा। दौड़ने वाले करीब आते गए और फिर उसके नीचे से गुजरते चले गए। उनके दौड़ने की आवाजें दूर होने लगी तो वो एहतियात से नीचे उतर आया और वापस दौड़ पड़ा। उसका रुख सड़क की तरफ था जहां दो कारें मौजूद थीं। उसका ताक़ुब करने वाले कुछ दूर जाकर रुक गए और कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। यूं ही उन्हें अपने अकब में दौड़ने की आवाजें सुनाई दी। वो पलट पड़े। ओह,
वो वापस जा रहा है, तेज दौड़ो, इन तीनों में से एक चीखा। फिर दौड़ते हुए उसने जेब से लाइटर नुमा ट्रांसमीटर निकाल दिया और उसकी राउंड बाहर खींचकर तेजी से बोलने लगा। हेलो टोनी। यस, क्या वो पकड़ा गया? दूसरी तरफ से पूछा गया। नहीं, तुम सड़क पर पहुंचो, शायद वो कार के जरिए फरार होना चाहता है। हम भी उधर ही आ रहे हैं, वो किसी सूरत में बचकर न जाए। ओके ओके, हम सड़क के करीब ही हैं। टोनी की आवाज सुनाई दी। उसने लाइटर ट्रांसमीटर बंद करके जेब में डाल दिया और अपने पीछे आने वालों की तरफ देखकर घुराया। तेजी से दौड़ो, अगर वो निकल गया तो फिर हम सारी उम्र उसका खोज न लगा सकेंगे। ब्लैक जीरो मुख्तलिफ गलियों में चकराता हुआ बिलाखिर सड़क पर पहुंचने में कामयाब हो ही गया, मगर उस जगह से कारें काफी फासले पर खड़ी थीं। उसने इधर उधर देखा और कारों की तरफ दौड़ लगा दी। अपनी कार के करीब पहुंचते ही उसने जो ही दरवाजा खोलना चाहा, एक घुराहट गूंजी, हैंड्स अप। उसके साथ ही कार के अकब से दो आदमी बाहर निकल आए। उनमें से एक ने उसके हाथ से बैग छीन लिया, दूसरे ने उसकी कमर से रिवाल्वर लगा दिया। बैग छीनने वाला दूसरी कार में जा बैठा और कार स्टार्ट करके चल पड़ा। उसे फरार होते देखकर ब्लैक जीरो ने रिवाल्वर की परवाह किए बगैर तेजी से जिस्म घुमाया और उसके रिवाल्वर पर हाथ डाल दिया। साथ ही उसने एक जोरदार घूंसा उस आदमी की नाक पर रसीद कर दिया। वो शख्स बुलबुलाता हुआ नीचे गिर पड़ा। रिवाल्वर ब्लैक जीरो के हाथ में आ चुका था। वो तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ा, मगर पीछे से उस आदमी ने उसकी टांग खींच ली। ब्लैक जीरो गिरते गिरते बचा, फिर उसने मुड़कर रिवाल्वर का दस्ता उसकी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। वो शख्स सड़क पर ही ढेर हो गया। इतनी देर में बैग छीनने वाले की कार गायब हो चुकी थी। अकबी बत्तियां तक नजर नहीं आ रही थीं। जिस गली से निकलकर वो यहाँ तक आया था, उस तरफ से दौड़ने वालों की आवाजें भी सुनाई देने लगी थीं। आवाजें करीब आती जा रही थीं। अब उसके सिवा कोई चारा न था कि उन्हीं लोगों के जरिए उनके ठिकाने तक पहुंचा जाए। ये सोचकर वो तेजी से अपनी कार की डिग्गी की तरफ बढ़ा। उस वक्त गली के मोड़ से तीनों आदमी बरामद हुए, मगर चूंकि ब्लैक जीरो कार की आड़ में था, इसलिए वो उसे न देख सके। ब्लैक जीरो ने उन्हें देखते ही कार की डिग्गी खोली और उसमें दाखिल होकर उसने डिग्गी का ढकना नीचे कर दिया, मगर यह ख्याल रखा कि वो पूरी तरह बंद ना हो पाए। रुमाल गोल मोल करके उसने डिग्गी के ढक्कन के दरमियान दबा दिया। 1 इंच चौड़ी खिला से वो बाहर का मंजर देख सकता था। डिग्गी में यूं आधा लेटकर बैठना बहुत तकलीफ दे था, मगर ये तकलीफ बर्दाश्त करके ही वो बैग तक दोबारा पहुंच सकता था। वो तीनों दौड़ते हुए करीब आ गए। ब्लैक जीरो उनकी आवाजें सुनने लगा। ओह, टोनी और वो दोनों गायब हैं, और ये रॉबर्ट यहाँ पड़ा है, एक आदमी ने कहा। शायद बेहोश है, इसे होश में लाओ, दूसरी आवाज सुनाई दी। चंद लम्हे खामोशी तारी रही, फिर शायद रॉबर्ट को होश आ गया था, क्योंकि ब्लैक जीरो ने एक आवाज सुनी थी। रॉबर्ट, टोनी कहाँ है और वो आदमी कहाँ गया? टोनी बैग लेकर चला गया है, हम दोनों उसकी ताक में थे, उसके यहाँ पहुंचते ही उसे पकड़ लिया। टोनी तो बैग लेकर रवाना हो गया और मैंने उसे कवर किए रखा। फिर उसने मुझसे रिवाल्वर छीनकर मुझे बेहोश कर दिया। शायद वो यहीं कहीं हो, या शायद भाग गया हो। अब चाहे वो भागे या जहन्नम में जाए, बैग हमने हासिल कर लिया है। टोनी बैग लेकर सीधा चीफ के पास पहुंचा होगा। आओ हम भी चलें। फायरिंग की आवाज सारे इलाके में सुनी गई है, कहीं पुलिस न आ टपके। फिर उनके कार में बैठने की आवाजें सुनकर ब्लैक जीरो मुतमैन हो गया। कार 15 मिनट तक मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने के बाद एक जगह रुक गई। ब्लैक जीरो ने बाहर नजर डाली, ये कोई गली थी। फिर उसने उनके बाहर निकलकर दौड़ने की आवाजें सुनी। चंद लम्हों बाद वो डिग्गी से बाहर निकला। उस कार के आगे 2 और कारें भी खड़ी थीं, और दूसरी कार वही थी जिस पर बैग छीनने वाला फरार हुआ था। उसने अंदाजा लगा लिया कि वो लोग इस मकान में गए होंगे जिसके आगे पहली कार खड़ी है। कुछ सोचकर उसने वॉच ट्रांसमीटर का विंड बटन बाहर खींचा और इमरान को कॉल करने लगा, मगर उसने अपनी आवाज बहुत मध्यम रखी थी। यस, इमरान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, एक्सटो। ब्लैक जीरो ने मुस्कुराकर कहा। ये उसने एहतियातन कहा था कि कहीं दूसरा मेंबर ना सुन रहा हो। ओह, तुम कहाँ तायर? मैं तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ, इमरान की आवाज सुनाई दी। आपको फिक्रमंद होना ही चाहिए, क्योंकि बैग मेरे पास नहीं रहा। तो क्या अल्लाह मियाँ के पास पहुंच गया बमै तुम्हारे? इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। ब्लैक जीरो ने मुख्तसरन उसे सारा वाकया सुनाया और आखिर में उस जगह का पता बताया जहां वो मौजूद था। ठीक है, तुम ख्याल रखो, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, इमरान की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया।
ब्लैक जीरो ने भी घड़ी की चाबी अंदर की तरफ दबाई और फिर दबे कदमों उस मकान की तरफ बढ़ने लगा जिसमें उसके अंदाजे के मुताबिक उन लोगों की मौजूदगी मुमकिन थी। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने इधर उधर देखा और फिर दरवाजे में एक बारीक सी चिरी के साथ आंख लगा दी। दूसरी जानिब एक रोशन कमरे का दरवाजा नजर आ रहा था, मगर उससे ज्यादा वो न देख सका क्योंकि उसी लम्हे अंदर का दरवाजा बंद हुआ था। चंद लम्हे वो मुंतजिर रहा कि शायद दोबारा दरवाजा खुले, मगर ऐसा ना हुआ। वो वहां से हटकर गली के आखिरी सिरे की तरफ चलने लगा। अभी चंद कदम ही चला था कि उसकी छठी एस किसी खतरे का ऐलान करने लगी। उसने गैर महसूस अंदाज में बगैर मुड़े पीछे देखा और चौंक पड़ा। एक इंसानी साया उसके पीछे आ रहा था। गली क्रॉस करके वो एक नुक्कड़ में दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। फिर यूं ही उसके पीछे आने वाला साया मोड़ मोड़ कर उसके सामने से गुजरने लगा। उसने उसे छाप लिया। पहला ही गोंसा खाकर वो आदमी गिर पड़ा, मगर फिर फौरन खड़े होकर उसने ब्लैक जीरो पर छलांग लगा दी। उसका गोंसा ब्लैक जीरो के सीने पर पड़ा और वो लड़खड़ाता हुआ दीवार से जा लगा। फिर उससे पहले कि वो आदमी उस पर दोबारा हमला आवर होता, ब्लैक जीरो ने उस पर छलांग लगा दी। वो शख्स फुर्ती से एक तरफ हट गया और जो ही ब्लैक जीरो जमीन पर गिरा उसने ब्लैक जीरो पर हमला कर दिया। वो ब्लैक जीरो के ऊपर आ रहा। ब्लैक जीरो ने पलटा खाया और उस आदमी को घुटनों के नीचे दबाकर दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगा। उस शख्स के मुंह से खरखराहट की आवाजें निकलीं और ब्लैक जीरो के जहन में बड़े जोर का धमाका हुआ। वो समझ गया कि जिसका वो गला दबा रहा है वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका ज़हीन मातहत कैप्टन बाबर है। दूसरे ही लम्हे वो उसके सीने पर से उतरकर खड़ा हो गया। कैप्टन बाबर खड़ा हो गया। फिर उससे पहले कि वो ब्लैक जीरो पर हमला करता, ब्लैक जीरो एक्स्ट्रो की मखसूस पराई हुई आवाज में गुर्राया, कैप्टन बाबर जहां था वहीं रुक गया। ब्लैक जीरो के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। सॉरी सर, कैप्टन बाबर शर्मिंदा सा होकर बोला। कोई बात नहीं, आओ। रिवॉल्वर है तुम्हारे पास? ब्लैक जीरो ने पूछा। यस सर, वो जीप में पड़े रिवॉल्वर को टटोल कर बोला। जेब में पड़े रिवॉल्वर को टटोल कर बोला। फिर दोनों मकानों की दो कतारों की दरमियानी गली में दाखिल हो गए जो बमुश्किल 4 फुट चौड़ी होगी। उसमें जा बजा कूड़ा करकट पड़ा हुआ था। वो दोनों एहतियात से आगे बढ़ रहे थे। इस गली में दोनों कतारों के मकान की अकबी दीवारें थीं जो तकरीबन 10-10 फुट बुलंद थीं। चंद लम्हों बाद वो अपने मतलूबा मकान की पुश्त पर पहुंच गए। ब्लैक जीरो ने दीवार का जायजा लिया और फिर वो अपनी जगह बड़े जोर से उछला। दूसरे ही लम्हे उससे दीवार का किनारा उसके हाथों में आ चुका था। कैप्टन बाबर अपने चीफ का ये कमाल देखकर हैरान रह गया। वो तसव्वुर भी न कर सकता था कि 5-5.5 फुट का आदमी इतनी जोर से उछल सकता है कि उसके हाथ खुद से 5 फुट ज्यादा ऊंची जगह तक पहुंच जाएं। ब्लैक जीरो हथेलियों के बल ऊपर उठता गया। दीवार पर पहुंचकर उसने दूसरी तरफ का जायजा लिया। सामने कमरों की कतारें थीं। 3 कमरों का छोटा सा मकान, सिर्फ एक कमरे में रोशनी हो रही थी। एक कमरे में रोशनी हो रही थी जबकि बाकी दोनों कमरे तारीक थे। इस दीवार और कमरों के दरमियान तकरीबन 12 फुट का फासला था। ब्लैक जीरो ने हाथ बढ़ाकर कैप्टन बाबर को ऊपर खींच लिया। फिर वो बारी बारी खामोशी के साथ नीचे उतर गए। ब्लैक जीरो ने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। कैप्टन बाबर ने उसकी तकलीद की और फिर वो एक तारीक कमरे की तरफ बढ़ने लगे, मगर उसी लम्हे वो कमरा रोशन हो गया। ब्लैक जीरो कैप्टन को गिराता हुआ खुद भी नीचे गिरकर जमीन से चिपक गया क्योंकि रोशनी होने वाले कमरे की अकबी खिड़की खुली थी और रोशनी बाहर आ रही थी। उस रोशनी में उनके देख लिए जाने का इम्कान था। ब्लैक जीरो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक फायर का धमाका हुआ और वो दोनों उछल पड़े। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।